और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, बरुईपुर में दरअसल ये इलाका है जहां पर थाने में भीषण आग लगी है। बरुईपुर ये इलाका पश्चिम बंगाल का, जहां पर कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। देखिए कितनी भीषण आग ये थाने में लगी है। हालांकि ये आग कैसे लगी अभी इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन प्राथमिकता ये कि सबसे पहले इस आग को बुझाया जा सके। ये आग की ऊंची ऊंची उठती हुई लपटें इस बात को बताने के लिए काफी है कि कितनी भीषण ये आग लगी है। और जितनी गाड़ियां कतार में खड़ी हुई थी सभी जलकर राख हो चुकी है, क्योंकि एक गाड़ी में अचानक आग लगी जिसके बाद उसने आसपास की तमाम गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कोशिश लोगों की है कि अगर किसी भी गाड़ी को वहां से हटाया जा सके, क्योंकि आग जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है। काले धुएं का गुबार। आपको और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिका, क्या जानकारी, आग कैसे लगी? देखिए, अवैध कारखाना पटाखे बनाने का वहां पर पुलिस पहुंची थी, वहां से सामान जब्त करके लेकर आई थी और थाने के बाहर ही, थाने के सामने रखा था ये जो वाहन है। और ऐसा बताया जा रहा है, प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है कि संभवतः वहां पर किसी ने बीड़ी या सिगरेट पी करके वहां फेंका, जिसके कारण ये आग लगी। और अचानक जो गाड़ी थी उसमें विस्फोट भी हुआ, क्योंकि पटाखे बनाने का ही सामान उस गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। हालांकि थोड़ी देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल आशिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए बड़ी खबर, दक्षिण 24 परगना के थाने में भीषण आग लगी। और जैसे कि आशिका बता रही थी कि दरअसल पटाखे इस गाड़ी में रखे हुए थे जो पुलिस जब्त करके लेकर आई थी। तो पुलिस जो जब्त करके लेकर आई थी पटाखे, वो यहां पर इस गाड़ी में रखे हुए थे, थाने के बाहर ही रखे हुए थे। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से आशिका बता रही कि कोई बीड़ी या सिगरेट की वजह से जो है वो यहां पर ये हादसा हुआ है। आशिका, फिलहाल क्या जानकारी, कितना नुकसान यहां पर हुआ है? चोट में है, ये कहा जा रहा है क्योंकि पटाखे बनाने का सामान रखा हुआ था और अवैध पटाखे की फैक्ट्री थी जहां पर पुलिस पहुंची और वहां से सामान ये जब्त करके लाई थी। और जो शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा है कि संभवतः किसी ने वहां पर कोई जलता हुआ पदार्थ फेंका है, जिसके कारण ये घटना हुई है। ठीक है आशिका, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पटाखे की वजह से ये आग लगी, लेकिन किसी शख्स की लापरवाही की वजह से, जैसे कि आशिका जानकारी दे रहे कि बीड़ी या सिगरेट की वजह से जो है अचानक से, क्योंकि अंदर विस्फोट का सामान था और इसी वजह से इस गाड़ी ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे पूरे आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए आग की ऊंची हुई उठती हुई लपटें इस बात को बताने के लिए काफी है कि एक छोटी सी लापरवाही किसी शख्स की कितनी भारी लोगों पर पड़ सकती है। जितनी बाइकें वहां पर खड़ी थी, कोशिश दरअसल ये की गई कि जल्द से जल्द जो है वहां पर जितने व्हीकल्स खड़े थे, जितनी गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें हटाया जा सके। अभी क्या अपडेट है इसके लिए सीधे ले चलते हैं आशिका के पास। आशिका, अभी क्या अपडेट, आग बुझाई जा चुकी है? देखिए, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्कुल थाने के जो प्रांगण है उसके भीतर ये घटना हुई है। हालांकि आग फैली नहीं है, पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कोई किसी को चोट फिलहाल आई हो ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जांच का विषय है कि ये आग जो लगी है गाड़ी में वो कैसे लगी है और क्यों खुले में इतना ये जो विस्फोटक पकड़ा गया था थाना के प्रांगण के भीतर भीड़भाड़ के इलाके में, उसको वहां पर क्यों रखा गया था। बिल्कुल लौट रहे हैं आशिका आपके पास में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कितनी भयानक आग रही होगी। लेकिन जिस बात की जानकारी आशिका भी दे रही हैं, सबसे पहले अवैध रूप से पटाखे पकड़े गए, उसके बाद थाने में ये सभी खुले में रखे गए थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी इसमें आग लगाने की कोशिश कर सकता था, जिस तरीके से इन्हें अवैध रूप से पकड़ा गया था। आशिका का एक बार फिर से रुख करते हैं। आशिका, थाने में ये सब कुछ हुआ है, क्यों खुले में रखा गया, क्यों कोई कवर नहीं किया गया? क्योंकि ऐसा कुछ भी हो सकता था, इस बात की आशंका थी। देखिए, फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है, जो अधिकारियों ने भी राज्य के मंत्री जो है उनको बताया है, जो अग्निशमन विभाग के मंत्री हैं उनको ये बताया है कि तुरंत ही छापेमारी के बाद टीम लौटी थी, गाड़ी बाहर रखी गई थी और जिस दौरान संभव है कि कोई बीड़ी या सिगरेट पीकर किसी ने वहां पर फेंका है, जिसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि पूरा जो मामला है वो जांच का विषय है और मंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी है डीजी से इस मामले में कि क्या हुआ है, पूरी जानकारी जो है उनको दी जाए।
ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास में। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल छापेमारी पटाखे की अवैध फैक्ट्री पर की गई और इसी को लेकर पुलिस की ये टीम पहुंच रही थी। जैसे ही थाने पहुंची बस ये गाड़ी खड़ी की गई थी, जिस बात की जानकारी आशिका भी दे रही हैं, और थोड़ी ही देर में इसमें आग लग गई। ये आग कैसे लगी, क्या किसी खास मकसद के तहत लगाई गई, या फिर जो जानकारी आशिका दे रही हैं, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि किसी ने बीड़ी या सिगरेट कोई पी है और उसके बाद वहां पर फेंक दिया और उसके बाद ये आग लगी है, ये भी संभवतः हो सकता है। इसकी जांच होनी है। एक बार फिर से आशिका का रुख करेंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीषण आग ये लगी, लेकिन सबसे गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई और फिलहाल आग पर काबू अब पा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आशिका आपका तमाम जानकारी के लिए। कहीं आफत में जान, कहीं नदियों में उफान, दरक रहे हैं फौलादी पहाड़, पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी मुसीबत। शुरू हो गया कोहरे का कहर। मौसम का अब बात जाते मानसून के जल प्रहार की करते हैं। दरअसल इस बार बाढ़ अक्टूबर में ही लगातार कहर बरपा रखी है। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के 18 जिले पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी में बीते हफ्ते में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश से यूपी के कई जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए उत्तर प्रदेश का हर एक इलाका कैसे बाढ़ से ग्रसित है, उसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्वांचल की बात करेंगे तो देखिए आजमगढ़ में देखिए कैसे गांव डूब गए हैं। जब बात बुंदेलखंड की करेंगे तो महोबा में भी किस तरीके से घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। वहीं अवध के इलाके में जाइए, लखनऊ से कुछ ही दूरी पर बाराबंकी, वहां किस तरीके से गांव-गांव तक पानी का ही डेरा है बस। और इससे फसलें जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की, जहां पर कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां तक कि कई गांवों का तो संपर्क टूट चुका है। लोग बाढ़ के पानी से होकर ही बाहर सड़क तक आते हैं। लोगों को कई किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर डालेंगे आप वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बाढ़ की वजह से लोग यहां पाल हैं, बिजली का बताइए कि कैसे इन तक अभी राहत पहुंचाई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर घाघरा नदी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घाघरा नदी का जो बाढ़ का पानी है वो अपने आगोश में कितने गांवों को ले चुका होगा। यहाँ पर दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनको बाढ़ की चपेट में है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। देखिए और जिस गाँव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आजमगढ़ का महाराजगंज इलाके का ये गाँव है और इस गाँव में आने में के लिए मुझे खुद ही नाव का सहारा लेना पड़ा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊँ। देखिए राहत सामग्री किस तरीके से या फिर जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से सामान जो नाव
एक और आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से घरों के अंदर पानी है। और जिन महिलाओं से मेरी बात हो रही थी इस गांव की, उन महिलाओं का कहना था कि उनको खाना बनाने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही है। कई लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने गाँव का नाम बताइए। पूर्व प्रधान चंद्रभान यादव, ग्राम नवबरार देवारा ईद किता प्रथम। कब से आपके गाँव में पानी है? करीब एक हफ्ता से ज़्यादा से पानी है और रोज का रोज जो है बढ़ता हुआ पानी आ रहा है। बढ़ता हुआ पानी। किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? शासन प्रशासन से कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कोई अधिकारी आया नहीं यहाँ पर देखने के लिए। घर में पानी घुस गया है। लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बंधा पड़ता है। हम लोगों को डेली हल्के जाना पड़ता है सामग्री लेने के लिए। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हम लोगों का। आप बताइए। हमारा नाम हरिश्चंद्र करिया चौहान है। सरकार तो बहुत चुकी है, लेकिन मदद मिल रही है। देखिए जिस तरीके से ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखाई गई है। महिला जो है एक बोरे में अपना सामान लेकर, कहाँ से लेकर आ रही है, कितने दूर से लेकर आ रही है? इस तरीके से ये लगभग 1 किलोमीटर दूर से आ रही हैं लेके हल्के पानी में। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए गाँव के अंदर की तस्वीरें, गाँव के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी ही का टूट गया। सिर्फ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा नहीं है कि कितनी पानियों में है। ये महाराजगंज इस पूरे इलाके में घाघरा नदी जी हर साल इसी तरीके से पूर्वांचल अवध में परेशानियां खड़ी करती है, कटान के इलाकों को अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन फिर भी प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? सीएम तो हवाई सर्वेक्षण कर ही रहे हैं, सीएम ने लगातार फटकार भी लगाई अधिकारियों को, लेकिन ये जिम्मेदारी वहां के आला अधिकारियों की भी बनती है कि आपको पता है ये इलाके चिन्हित हैं, यहाँ कटान हो सकता है, फिर भी हर साल घाघरा नदी के इस रौद्र रूप का आप इंतजार क्यों करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मालूम था कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से समीक्षा बैठक कर रहे थे। अधिकारियों को, मंत्रियों को लगातार वो कह रहे थे कि वो इलाके में जाए, देखें और जो जरूरी चीज़ें हैं बाढ़ जिससे कि ना पहुंचे इन गाँवों में, उसके लिए काम करें। बाकायदे जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको बाकायदे वहाँ पर कहा गया था कि वो उनके डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर वो देखें कि इस तरीके से जहाँ पर घाघरा नदी हो या पर सरयू नदी हो, जो इस समय में रोका जा सकता है। अगर नहीं रोका जा सकता तो गांव के लोगों को सेफली समय रहते हैं बाहर निकालने, गांव को लोगों को किसी प्रकार से दिक्कतें ना हो। तो ये जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ ग्रसित एरिया में वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो इलाके में तैनात हैं, उन अधिकारियों को की जिम्मेदारी है। आपसे यहाँ पर एक बात समझना चाह रहे हैं, जिस गाँव में आप मौजूद है वहां से हाईवे या शहर की दूरी कितनी ज्यादा दूर है? और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करें, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राहत बचाव जो है हम लगातार करें, लोगों से एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है लोगों को, क्योंकि आपके पीछे की तस्वीरें कुछ और कह रही है और लोग कुछ और कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो खुद आया हूँ नाव से सफर करके, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी नाव से सफर किया हूँ। आप इस गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, मुझे ये बताइए राहत सामग्री पहुंच रही है आपके पास? राहत सामग्री कुछ नहीं पहुंच रही है। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे? कोई अधिकारी नहीं आज तक जो है, न तहसील से, न ब्लॉक से, न जिला से कोई अधिकारी जो सुध बुध नहीं लेने आया यहाँ। देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार बैठक करके अधिकारियों को लखनऊ से कहते हैं कि हाँ आप जाइए इलाके में, लगातार काम करिए, लोगों की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करिए। लेकिन उनके निर्देश देने के बावजूद भी जो गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री नहीं पहुंच रही, काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जरा महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं कि महिलाएं किस तरीके से खाना वगैरह बना रही हैं यहाँ पर, कितनी ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती है? हम लोग के कोनो सुविधा नहीं है, हम लोग पानी में खुद मर रहे हैं, गोरू चौआ लड़का साइकिल। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो भी ज्यादा परेशान। पर इस इलाके में ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न है, हर तरफ बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं। होने से पहले ही सीएम ने निर्देश दिया था अधिकारियों को कि आप चिन्हित से
जब नेपाल की सीमा से पानी छोड़ा जाता है, घाघरा सरयू का यही रौद्र रूप देखने को मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, घाघरा नदी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे। घाघरा नदी कितनी यहाँ दूर से 4 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है। कितनी दूर है घाघरा नदी? 4 किलो दूरी है। 4 किलोमीटर की दूरी में। ये निचला इलाका है, ये निचला इलाका है लोग खाल एरिया है। खाल एरिया में निचला इलाका। हर साल बाढ़ आती है? हर साल आती है। हर साल बाढ़ आती है? हर साल बाढ़। तो हर साल आप लोगों को दिक्कत आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जब बाढ़ आने का टाइम होता है तो क्या आप लोग अधिकारी से भी जाके गुहार लगाते हैं कि बाढ़ आने वाली है? हमेशा हम लोग गुहार लगाते हैं। जब जब बाढ़ आती है उसके पहले जाकर अधिकारी से हम लोग गुहार लगाते हैं कि कम से कम हम लोगों की सुरक्षा किया जा सके, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे सुन सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अधिकारियों को बाढ़ आने से पहले भी ये बताते हैं, बाढ़ आने के बाद भी अधिकारी सूद नहीं लेते। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सब इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ आने से पहले भी यही है कि सीएम लखनऊ से रहकर भी निर्देश दे रहे हैं, सीएम लखनऊ में रहते तब भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन समझ पाए इन हालातों में जीना, रहना और खाना कितना मुश्किल है। ये लगातार बढ़ता जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कहूंगा कि एक तस्वीर इस तरीके से दिखाइए इस दर्शकों को कि इस हालात में लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से खाते हैं, क्योंकि जो पूरा खेत खलिहान है वो डूब चुका है। केवल आपको ईख की खेती यहाँ पर दिख पाएगी जो कि बची हुई है, बाकी सारे धान वगैरह सब कुछ डूब चुके हैं। किसान काफी ज्यादा परेशान है। और यहाँ पर देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ के जो संपर्क टूटे हैं, कितने ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान होंगे। गांव घर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से घरों के अंदर पानी भी है। दूसरी तरफ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो घर है, इस घर का बिल्कुल जा सकता है घर लेकिन बाराबंकी में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जहां लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, सैकड़ों लोग नाव के सहारे घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाते दिखे। भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी में आए उफान ने लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ाई कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमारे छोटे छोटे हैं, सब परेशान है, इसी बाढ़ में सर भूखे रहते, प्यासे, लैट्रिन बाथरूम, सांप कीड़ा बिच्छू सब चढ़ रहे हैं। जोरदार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कुछ लोग नाव पर ही खाना पकाने को मजबूर हो गए। बारिश के पानी से न सिर्फ लोगों के घर डूब गए, बल्कि उनकी फसलें भी खराब हो गई। कई जो घाघरा की साइड वाले जो एरियाज हैं उनमें फसल काफी प्रभावित है, तो उसके मुआवजे के लिए भी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के अलग अलग इलाकों के करीब 135 गाँव बाढ़ की चपेट में है। लेकिन बारिश की मार सिर्फ बाराबंकी के लोगों को ही नहीं झेलनी पड़ रही है, गोरखपुर में भी नदियों में उफान आ गया है। इलाकों में देखिए भी डूब। बाढ़ की वजह से हर चीज़ की दिक्कत, खाने पीने की, बच्चे की हर चीज़, दवा हुआ, तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के 120 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी कम भी हो रहा है, जिससे लोग राहत की अब सांस ले रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अमित का रुख करते हैं। अमित, यूं तो आप आजमगढ़ में मौजूद है, आजमगढ़ की तस्वीर दिखा दी, लेकिन ये सिर्फ आजमगढ़ के सूरत हाल नहीं है। अवध के कुछ हिस्से, सीतापुर, इसी के साथ बात कर लीजिए बाराबंकी, चाहे बात कीजिए संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सब जगह पर तस्वीर अमूमन एक ही जैसी है। अब आगे क्या तैयारी है प्रशासन की और सरकार की? हालांकि आज सीएम जरूर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। देखिए, गोरखपुर भी हो, गोरखपुर चाहे वो संत कबीर नगर हो, कुशीनगर, अब जहां पर मैं मौजूद हूं, आजमगढ़, श्रावस्ती, बाराबंकी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। बलरामपुर, वो ये इलाके हैं जहां बाढ़ की चपेट में कई गांव यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, फिलहाल इस वक्त हम यहां से आजमगढ़ के इस गाँव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर फिलहाल जो गाँव वालों का दावा है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनका सूद लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा।
गांव में पहुंचा हूं, नाव के सहारे पहुंचा 2 किलोमीटर का नाव का सफर तय करने के बाद यहाँ पर पहुंचा हूं। और इसी तरीके से अमित, एक चीज और इनसे जानिए कि हर साल ऐसा ही होता है तो कब तक पानी बना रहता है और फिर कितने दिनों में पानी कम होना शुरू हो जाता है? क्योंकि घाघरा का जो जलस्तर है वो अभी भी बढ़ रहा है और हर साल हम देखते हैं कि 1.5-2 हफ्ते ऐसी तस्वीर रहती है और उसके बाद में जलस्तर कम होना शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बताइए, हर साल बाढ़ का पानी आता है आपके गांव में, पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, और कितने दिनों तक आप लोग का अनुमान है कि इसी तरीके से आपका गांव डूबा रहेगा? लमसम अगर पानी बढ़ता रहेगा तो बहुत ज्यादा डूब जाएगा। लमसम 15-20 दिन लगेगा पानी खींचने के। हर साल 15-20 दिन आपके गांव में पानी रहता है? हर साल 15-20 दिन गांव में पानी जमा। अब की बार ज्यादा भी पानी हो गया है, अब की बार ज्यादा पानी हो गया जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया हम लोगों का। इस बार ज्यादा पानी आया? बहुत ज्यादा पानी है, हर साल से ज्यादा है। आमतौर पे जो पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो कहाँ तक पानी था? घर से नीचे था, आपकी बहुत घर में पानी हल गया किसी। क्या हाँ, आप बताइए, पिछली बार जब बाढ़ आई थी? पिछली बार इसका स्तर कम था, अब की बार बहुत ज्यादा है, उसे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। और घरों में पानी घुस गया। देखिए, घर में जो सारे, कोई घर नहीं बचा जिस घर में पानी न घुसा हो। अब खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ की। पशुओं का चारा तो समाप्त हो गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो भी खाना, लकड़ी गोईठा सारा जो समाप्त हो गया। आप कुछ कह रहे थे? जी, कहने का मतलब सर जैसे कि वो गाँव बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज फिर फोकस यूक्रेन युद्ध पर, और इस जहां रूस को लगाई गई है कि यूक्रेन रूस की अवैध घुसपैठ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 143 देशों ने रूस की जनमत संग्रह का साफ विरोध कर दिया है। यूनाइटेड नेशन में रूस की घेरेबंदी, यूक्रेन में घुसपैठ पर रूस को कड़ी फटकार, जनमत संग्रह के विरोध में प्रस्ताव पर मोहर। यूक्रेन पर लगातार हो रहे इन हमलों ने रूस के सामने कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। इन हमलों की वजह से ही दुनिया पुतिन को टारगेट कर रही है। लेकिन अब राष्ट्र महासभा में यूक्रेन को लेकर रूस को लगाई है। एक बार फिर यह कि यूक्रेन में को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Nations will not tolerate attempts at illegal annexation. We will never recognize it. These United Nations will not tolerate seizing a neighbor's land by force. We will stand up to it. These United Nations will not tolerate the destruction of the UN Charter. We will defend it. क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से रूसी सेना ने बदला लेने के मकसद से यूक्रेन पर हमलों को तेज कर दिया है। इन हमलों में यूक्रेन के कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इतना ही, यूक्रेन में बड़े पर बुनियादी ढांचों को है। ये सारी तस्वीरें में रखी, जिसके बाद उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई जिसमें
सदस्य देशों से ये अपील की गई थी कि जनमत संग्रह वाले रूस के दावे को मान्यता न दी जाए। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में मतदान के दौरान 143 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 5 देशों ने विरोध में वोट डाले, जबकि 35 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। Results of the vote is as follows: in favor 143, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES 11/L5 is adopted. उधर रूस अभी भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। न तो यूक्रेन पर उसके हमले थम रहे हैं और न ही यूक्रेन पर कब्जे की नीति में किसी तरह का बदलाव हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से जनमत संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से बताया जा रहा है। Подавляющее большинство голосовавших, 99% ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожье и 87% в Херсонщине поддержали идею объединения этих регионов с Россией. Результаты плебисцита говорят сами за себя. Жители этих регионов не хотят возвращаться на Украину и сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны. यानी एक बार फिर ये तय हो गया है कि दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, लेकिन पुतिन यूक्रेन में एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि भले ही दुनिया के तमाम देश पुतिन को धमकाने में जुटे हैं और यूक्रेन में रूस की घुसपैठ को अवैध करार दे रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कुछ ऐसा न कर दें जिससे एक नए महासंग्राम की चिंगारी भड़क उठे। अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद अब भी जारी है। यूक्रेन को ब्रिटेन डिफेंस मिसाइल सिस्टम देगा। एमरैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया जाएगा, ये ब्रिटेन देगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लोगों को रूस के मिसाइल हमले से बचाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को हुए मिसाइल स्ट्राइक्स में करीब 56 ऐसे लोकेशंस थे जहां पर यूक्रेन के पास मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। अब रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पुतिन ने जब नए कमांडर को कमान दी है, तब से उससे ने यूक्रेन में ऑपरेशन सीरिया शुरू कर दिया है, जिसमें रूस मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के जरिए हमला कर रहा है। 10 अक्टूबर के बाद जो हमले किए गए हैं उसमें खास बात यह है कि अब शहरों और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। शहरों में भी खास लोकेशंस, चौराहे, मेन एरियाज और सबसे ज्यादा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स जो कि ड्रोन से आसानी से टारगेट किए जा सकते हैं और मिसाइल्स के निशाने पर भी आ जाते हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। ये सीरिया मॉडल बताया जा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन सीरिया शुरू। यूक्रेन में तबाही को बेताब रूस। क्राइमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल पर हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसी का नतीजा है कि रूस ने यूक्रेन में तबाही की शुरुआत कर दी।